नमस्कार, डीजीएनए न्यूज के खास कार्यक्रम ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। जो छात्र एमबीबीएस पास कर लेते हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है एमडी या एमएस की पीजी मेडिकल परीक्षा पास करने की। जो पीजी मेडिकल परीक्षा पास करना भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक होता है और इस परीक्षा को नीट द्वारा संचालित किया जाता है, नीट द्वारा आयोजित किया जाता है। तो हर एमबीबीएस विद्यार्थी का ये सपना होता है, ये चुनौती होती है, ये संघर्ष होता है कि वो किसी भी तरीके से नीट पीजी पास कर ले। लेकिन इस कठिन परीक्षा को पास करने की तैयारी कैसे की जाए, इस कठिन परीक्षा को पास करने के सूत्र क्या हो सकते हैं, वो गुरु मंत्र क्या हो सकता है, ये अधिकांश विद्यार्थियों को पता नहीं है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आज एक विशेषज्ञ को हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है, डॉक्टर कमलेश पटेल को। डॉक्टर कमलेश पटेल एमबीबीएस अहमदाबाद से पास आउट हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी पीजी, अपना एमडी माइक्रोबायोलॉजी में अहमदाबाद से ही किया। बाद में वो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से उन्होंने दूसरा एमडी पैथोलॉजी में किया। अरविंदो हॉस्पिटल में वो असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, अरविंदो कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में। और अब फिलहाल मेदांता में वो इस बात की चिंता करते हैं, इस बात की काम देखते हैं कि अस्पताल को इन्फेक्शन मुक्त कैसा रखा जा सके, और जो मेदांता की लैब है उसके चीफ हैं। डॉक्टर कमलेश, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रतीक सर। आपने अपना एक kamlesh.com भी बना रखा है। और दूसरा, आप जो नवोदयन एकेडमी है आपकी, जो नीट पीजी की तैयारी कराती है, उसके भी आप डायरेक्टर हैं। तो मैं सबसे पहले तो नवोदयन के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा कि ये नीट पीजी की तैयारी कैसे करवाती है। सर, नवोदयन की अगर बात करें तो नवोदयन वो वेंचर है जो सिद्धांत जोशी सर, जो कौटिल्य एकेडमी के डायरेक्टर, उनका एक सपना है कि जैसे उन्होंने पीएससी सर्विसेज में बच्चों को इतना अच्छा भविष्य दिया है, तो वो ये चाहते हैं कि मेडिकल एंट्रेंस में भी वो उसी तरह का भविष्य लोगों को दे पाए और बच्चों को अच्छे से अच्छे परसेंटेज से उनका सिलेक्शन करवा पाए। इसी सोच के साथ में मेडिकल एंट्रेंस के लिए उन्होंने स्टार्ट किया अपना ये वेंचर नवोदयन। तो नवोदयन का अगर देखा जाए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है आपका। अगर नवोदयन का अगर आपको पीएमटी या किसी में सिलेक्शन करवाना है तो आपकी प्रिपरेशन जो है पीएमटी नवोदयन में आप पीएमटी की भी तैयारी कराएंगे, पीएमटी और बाद में नीट पीजी की तैयारी कराएंगे। तो हमारा जो सेगमेंट है वो पीएमटी, नीट यूजी और नीट पीजी दोनों है। और नीट यूजी का हम शुरुआत करते हैं 8वीं से फाउंडेशन के साथ में। बच्चा 9वीं में आए तो अगर उसको डॉक्टर बनने का सपना है तो आपको ज्वाइन कर ले। जी बिल्कुल सर, अगर डॉक्टर बनने का सपना है तो वो हमको ज्वाइन कर सकता है। फिर जब नीट यूजी में सिलेक्शन हो जाता है, उसको मेडिकल कॉलेज में मिल जाता है, उसके बाद अगर हम लोग को आगे तैयारी करनी पड़ती है नीट पीजी के लिए, जिसके अंदर कि एमडी, एमएस और एमडी एमएस के बाद भी एमसीएच, डीएम ये सब होता है। तो हम लोग जो तैयारी करवा रहे हैं वो नीट यूजी के साथ साथ नीट पीजी की भी करवा रहे हैं। और ताकि नीट यूजी में देखिए, जिसको जो डॉक्टर बनेगा एमबीबीएस तो रहेगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि एमबीबीएस से कुछ होना नहीं है। जब तक वो स्पेशलाइजेशन नहीं करेगा, जब तक वो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करेगा, तब तक उसकी डॉक्टरी नहीं है, स्पेशलिटी हो जाती है सर। वो एकदम बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए वो आप यूजी की तैयारी करते हुए भी, वो डॉक्टर एमबीबीएस की तैयारी एमबीबीएस पढ़ते हुए भी आपके साथ आकर पीजी की तैयारी कर सकते हैं। एमबीबीएस में हमने एक और स्पेशल सेगमेंट स्टार्ट किया है, 7 बेसिक सब्जेक्ट्स। अगर देखा जाए तो एमबीबीएस के अंदर 19 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट ईयर में 3, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उसी तरह से सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में टोटल मिला के 19 सब्जेक्ट होते हैं 4 साल में। तो उनमें से हम लोगों ने एक पूरा रिसर्च किया हमने, और ये देखा कि अगर आप गौर से देखो तो 7 बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी, और उसके बाद होता है पीएसएम, जिसको प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन बोलते हैं। तो इन सब्जेक्ट से नीट पीजी के अंदर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मोर देन 50% डायरेक्ट क्वेश्चन। और अगर आपके पास पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी इनका ज्ञान है तो सर्जरी और मेडिसिन के भी काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो अगर आप क्यूमुलेटिवली देखो इन केवल 7 सब्जेक्ट को, तो लगभग 70% से भी ज़्यादा पेपर जो नीट पीजी का आता है वो इन्हीं 7 सब्जेक्ट से आता है। तो इन 7 सब्जेक्ट को कंप्लीट कोर्स के करिकुलम के तरह से भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने ये 7 सब्जेक्ट्स में अपनी महारत हासिल कर ली, अपनी विशेषज्ञता हासिल कर ली, इन पर आपने अपना प्रभाव बना लिया, तो नीट पीजी निकालना आसान हो सकता है। आसान हो जाता है, बिल्कुल सही बात है सर।
साथ ही साथ ये बेसिक ये गुरु मंत्र है। यस सर, बिल्कुल ये बिल्कुल सक्सेस का फंडा है। बिल्कुल सही बात है। अगर इन हमारा भी अगर देखा जाए तो हमने भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स आपने 2 बार नीट पीजी क्लियर की। यस सर, नीट पीजी मैंने सर एंट्रेंस एग्जाम का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। जैसे एमबीबीएस के बाद में मैंने यूएसएमएलई पार्ट 1 पार्ट 2 भी दिया हुआ है, उसमें भी अच्छा परसेंटाइल था मेरा। साथ पर आप में अमेरिका नहीं गए? वो मेरे पेरेंट्स की इच्छा नहीं थी, तो वैसे इसलिए आजकल पटेल सरनेम सुन के वीजा भी नहीं देते अमेरिका वाले। वो हम लोग एक एफिडेविट बना सकते थे सर कि मतलब मैं वो वाला पटेल नहीं हूँ। हाँ, मैं वो वाला पटेल नहीं जी, जी, हूँ। आई एम पटेल बट आई एम नॉट पटेल। तो वो एक एफिडेविट देना पड़ता है, देन इट विल बिकम इजी। तो वो चीज़ थी, तो यूएसएमएलई दिया। फिर मुझे प्लेब का भी शौक हुआ कि यूके में जाके प्रैक्टिस करते, वो भी मैंने ट्राई किया, बट पेरेंट्स की विश नहीं थी कि मैं फॉरेन कंट्रीज में जाऊँ, तो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया आइडिया। फिर नीट पीजी एंट्रेंस गुजरात गवर्नमेंट में ही दिया था मुझे, मैंने दिया था उस समय, तो उसमें मुझे एमडी में सीट मिल गया। उसके बाद भी मन नहीं भरा मेरा, तो फिर मैंने फिर से नीट दिया। उस समय भी मुझे एमडी के लगभग सारे सब्जेक्ट मिल रहे थे, बट मैंने बाई चॉइस लैब मेडिसिन का ही दूसरा सब्जेक्ट यूज़ किया। एक अनुभव आपको इतना सारा है, आपने इतने अहमदाबाद के जो बीजे मेडिकल कॉलेज उसमें आपने पढ़ाई करी है, आपने उसमें एमडी की, कैंसर स्पेशलिस्ट रहे आप, माइक्रोबायोलॉजी में आपने काम किया, तो आपका ये अनुभव क्या कहता है? बेहतर कोचिंग के लिए क्या ज़रूरी, क्या बेहतर कोचिंग रेफरेंस बुक्स लेना चाहिए, क्या करना चाहिए बेहतर कोचिंग के लिए? सर, बेहतर कोचिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक ही बुक को रेफरेंस बना के करिए। आप फॉर एग्जांपल अगर एनाटॉमी की अगर बीडी चौरसिया बहुत फेमस बुक है, तो अगर आप बीडी चौरसिया पढ़ रहे हैं तो उसी को रेफरेंस बुक बनाइए, उसी को बार बार रिवाइज करिए, उसी से ही आप तैयारी करते रहिए। उससे क्या होगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो एकदम स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आपका बुक के ऊपर कमांड भी एकदम स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और साथ ही जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है उन्हीं को पढ़िए आप। बुक्स को बार बार चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। कई बार हम लोगों ने भी एमबीबीएस में प्रॉब्लम फेस की थी कि जैसे पैथोलॉजी में हम लोग डॉक्टर हर्षमोहन सर की बुक पढ़ते हैं, वो बहुत ही अच्छे राइटर हैं और अपने इंडियन ही, और इतना पंक्चुअल आदमी मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं पर्सनली भी हर्षमोहन सर को जानता हूँ, मिल चुका हूँ मैं, तो वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। तो उनकी बुक हम फॉलो करते थे, तो हर्षमोहन सर की बुक पढ़ते थे, हम कोई और बुक पढ़ने का नहीं सोचते थे। हम लोग इसी बुक से जो भी दिया ये हमारे लिए फाइनल वर्ड्स है, बस इसी को एक मतलब बार बार आप बहुत सारे हर तरह की किताब ले लेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, उसको पढ़ भी नहीं पाओगे और फालतू में आप सर्चिंग में अपना टाइम वेस्ट करोगे। अच्छा, दूसरा क्या, मैं कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इंदौर में एक बहुत मशहूर कोचिंग थी, बहुत सारे उससे सफलता के रेट्स आते थे, तो वो सारे जो 2-3 भाई उस कोचिंग को चलाते थे सब डॉक्टर थे। तो अगर डॉक्टर पढ़ाए होने वाले डॉक्टरों को तो कुछ फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है सर, क्योंकि अब मुझे अगर एक्सपीरियंस है मान लिया, और मुझे ये पता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर सेलेक्ट किया जाता है, किस लिए किया जाता है? आपको डॉक्टर बनने के लिए सेलेक्ट किया जाता है। तो डॉक्टर में जो पढ़ाई की जाती है, ऑफकोर्स उसी से क्वेश्चंस आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं जो आपके लिए आगे फ्यूचर में भी रिलेवेंट होगा। तो हमको पता है कि फ्यूचर में उसके लिए क्या रिलेवेंट होने वाला है। तो आप क्या नवोदयन में डॉक्टर्स अपॉइंट करेंगे पढ़ाने के लिए? नवोदयन एग्जिस्टिंग हमारा यूजी सेगमेंट तो पहले से ही चालू है, लगभग 3 साल से हमारा चालू है, और उसका सिलेक्शन रेशियो बहुत अच्छा है। हमारा सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ही बेहतरीन है, जिसको हमने कई बार हम लोग क्लेम भी कर चुके हैं, हमारा सिलेक्शन रेशियो बहुत अच्छा है। तो हमारी उस टीम के अंदर डॉक्टर्स हैं पढ़ाने वाले। कौन कौन डॉक्टर्स पढ़ाते हैं आप? जैसे डॉक्टर प्रभात हैं, डॉक्टर अंतिम देवड़ा हैं, तो ये सब डॉक्टर ही हैं। डॉक्टर रवि है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर हम लोग पीजी सेगमेंट्स में भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स को, इवन हम लोग 7 बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले एमबीबीएस वाले बच्चों को, तो वो भी सभी डॉक्टर्स ही हैं हमारे पास। तो आप सोचिए कि एक ऐसा प्रीमाइस है जहाँ पे डॉक्टर्स डेली आते हैं, और आप अगर पीएमटी की या मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो आपको कितना अच्छा माहौल मिलेगा। तो उस माहौल कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है नोट्स बनाने से बचते हैं जी। वो किताब से पढ़ना चाहते हैं, वो लैपटॉप पे और उस पर पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर पे, नोट्स बनाना नहीं चाहते। हमारे ज़माने में जब मैं पढ़ता था तो हालांकि मैं आर्ट्स का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन नोट्स बनाने पे बहुत जोर दिया जाता था। अब भी आपको लगता है कि नोट्स बनाना बेहतर है? सर, मैं अगर अपने बारे में पर्सनली बताऊं तो मेरे हॉस्टल में मैं फेमस था सबसे कम पढ़ाई करने वालों में। अगर आप देखो तो मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठता था, 5 से 7 बजे तक पढ़ता था, उसके बाद दिन भर कभी पढ़ाई नहीं करी मैंने। पर क्लास में जाके जो पढ़ता था मैं, क्लास जैसे ही खत्म होती मैं 15 मिनट के लिए अपने आप को रूम में बंद कर लेता। जो भी क्लास में टीचर ने पढ़ाया होता था, जैसे फॉर एग्जांपल आज एनाटॉमी की क्लास है या कोई टॉपिक पढ़ाया हुआ है, तो मैं वो टीचर ने जो पढ़ाया वो मैं वापस याद कर करके रूम में आके 15 मिनट के अंदर पूरा लिख लेता था। उसके बाद सच मानो उस टॉपिक को मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी।
इतना बेहतरीन सिस्टम है। अगर आपको नोट्स बनाना है तो सबसे बेहतरीन ये है कि आपको जो टीचर पढ़ाता है क्लास के अंदर, वो आप आइए, रूम में आइए, 10 मिनट में जो भी टीचर ने पढ़ाया वो सब एक एक वर्ड बाय वर्ड याद करिए और उसको लिख लीजिए। रिवीजन हो गया एक तरह से। रिवीजन, मेमोराइजेशन, रीमेमोराइजेशन, रीकैलकुलेशन, री रजिस्ट्रेशन, जो बोलो सारा सार उसमें है सर। आपको फिर बहुत ये ज़्यादा बच्चे लोग जो अंडरलाइन करते हैं किताबों में, इसको क्या मानते हैं आप? सर अंडरलाइन करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, बट हर पेज पे अंडरलाइन बहुत कम हो। हम लोग बोलते थे कि हम एक पेज के अंदर 8 से 10 लाइन, और वो भी छोटी छोटी, ऐसा नहीं पूरा लाइन को मार्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको स्पेसिफिक वर्ड के नीचे अंडरलाइन करिए, आपका रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगा। अंडरलाइन जितना कम करो उतना बेहतर है। ज़्यादा अंडरलाइन करने से कन्फ्यूजन हो जाता है, फिर ये भी पढ़ना है, ये पढ़ना है, हाँ, पढ़ना टाइम वही नहीं है, होता। आप रिवीजन के समय में बहुत कंफ्यूज होते हैं। चलिए सर, ये तो आपने कोचिंग के फंडे बताए कि किस तरह से तैयारी की जाए, याद किया जाए, लेकिन मैं एक जिज्ञासा मेरी ये है कि भाई आप दो आपने एमडी की, आपने डीसीपी की, एमडी की माइक्रोबायोलॉजी में और लैब में एमबीबीएस है, उसके बावजूद भी आपने डॉक्टरी करने के बजाय टीचिंग को क्यों चुना? सर डॉक्टरी करना भी एक पैशन है मेरा, और उसके लिए भी मैं काम करता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं मतलब बहुत सारा अलग वे में काम करता हूँ। मैं टीचिंग मेरा पैशन इसलिए सर कि मैं रेगुलर स्टडी करने वाला आदमी, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मेरे समर वेकेशन हो जाते थे मेरी पढ़ाई बंद नहीं होती थी। मेरे अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम खत्म हो गए तो मेरी पढ़ाई कभी बंद नहीं हुई। पर यह है कि स्टडी के दौरान भी मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता, लेकिन कभी भी मेरी स्टडी बंद नहीं हुई। रेगुलर पढ़ाई करने वाले को एकदम परीक्षा के दौरान को बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की जरूरत पढ़ाई नहीं करने की होती। जरूरत नहीं पड़ती। आप रोज ही अगर पढ़ रहे हैं। जी सर, तो मेरा हमेशा से तो एकेडमिक की ओर मेरा बहुत रुझान है, और इतने सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना, जैसे यूएसएमएलई के अंदर प्रिपरेशन करना, वहाँ का स्टाइल, पढ़ने का स्टाइल, पढ़ाने का स्टाइल इतना बढ़िया लगा मुझे कि मुझे लगता है कि पढ़ाना ज़्यादा बेहतर है बजाय कि किसी और काम के। तो आपकी कोचिंग में कौन कौन से कोर्सेस उपलब्ध हैं? सर हमारे कोचिंग में फाउंडेशन नीट यूजी का, जिसमें कि हम लोग 8वीं 9वीं 10वीं, उसके बाद 11th 12th डेडिकेटेड मेडिकल जो बायो सेगमेंट के स्टूडेंट्स उनके लिए कोर्स है। फिर नीट यूजी के ड्रॉपर्स, कभी कभी 11th 12th के बाद में, 12th के बाद में पास होते ही सिलेक्शन नहीं होता है, तो ड्रॉपर बैच के लिए नीट बैच है, तो डेडिकेटेड नीट बैच है। उसके बाद में एमबीबीएस के 7 बेसिक सब्जेक्ट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का एक सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के नाम एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और पीएसएम, इनके हम लोग डेडिकेटेड क्लासेस लगाएंगे, जिसके अंदर की यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन प्लस नीट के पर्सपेक्टिव से भी हम लोग पढ़ाएंगे, और उसके बाद नीट पीजी। तो अंडर वन रूफ पूरा मेडिकल एंट्रेंस हमारा एक ड्रीम तो ये है। नीट पीजी तो बहुत ही यूनिक चीज़ होगी ना। Yes, sir. मैं समझता हूँ कि कोई मध्य प्रदेश में स्थानीय लेवल पे कोई कोचिंग क्लासेस नहीं है जो स्थानीय, दूसरी कोचिंग क्लासेस के लोग आके यहाँ पर पढ़ाते हैं या फ्रेंचाइजी देते हैं या ऑनलाइन कराते हैं, ऐसा कोई मध्य प्रदेश में, राज्य में, पूरे राज्य की अगर हम बात करें तो? जी सर, मध्य प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए नीट पीजी के लिए कोई ऐसे डेडिकेटेड सेंटर नहीं है, तो हम लोग उसको डेवलप करने की ओर अग्रसर हैं। नीट पीजी आप कराएंगे तो उसके लिए, चूंकि नीट पीजी जो है वो बहुत टफ एग्जाम मानी जाती है देश ही। सर नीट पीजी बहुत ही टफ एग्जाम है। एक्चुअली आप इसी से समझ सकते हैं सर कि नीट यूजी जो होता है उसमें केवल 4 सब्जेक्ट आते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और यहाँ पे पूरे 19 सब्जेक्ट आते हैं। मेडिकल साइंस के 19 सब्जेक्ट को एक साथ रिवाइज करना, उसके अंदर से कहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है आपको पता नहीं है, उसकी तैयारी करना और उसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चे ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं, इससे भी कोई फर्क पड़ रहा है क्या? सर ऑनलाइन, मेरे ख्याल से ऑनलाइन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है सर। ऑनलाइन में क्या है कि हमारा माइंडसेट है वो डिस्टर्ब होता है, प्लस हमको स्पीड का भी फर्क पड़ता है। स्पीड का भी फर्क पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें सर। ऑनलाइन जो सेगमेंट है वो थोड़ा डिस्टर्बिंग लगता है मुझे। आजकल बच्चे एजुकेशन भी ऑनलाइन पे कर रहे हैं, मोस्टली ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुके हैं बच्चे, क्योंकि उनको ये लगता है कि आई एम कंफर्टेबल विद माई ओन जोन, कि मैं अपनी टेबल पे अपने बिस्तर पे बैठ के आराम से वीडियो देख रहा हूँ, मैं मेरी तैयारी हो रही है। बट उस तैयारी का सच मानो आपको उतना एडवांटेज नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए जो किताब में मिलता है। बिल्कुल सही है। ऑफलाइन कोचिंग में आप टीचर के सामने, टीचर जो आपको एक्सप्लेन करता है उसका मज़ा अलग ही होता है सर। इसमें इस बात का कितना फ़र्क पड़ता है कि जो एक स्ट्रेस रहता है एग्ज़ाम के दौरान, जो बच्चे को स्ट्रेस रहता है और उसको मालूम है कि मेरी करियर का सवाल है, 2 बार मैं पीजी की परीक्षा दे चुका हूँ, 2 बार नहीं हुआ है, तीसरी बार मैं बैठ रहा हूँ, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सिखाते हैं क्या अपनी कोचिंग में? सबसे बढ़िया, अगर इसके लिए मेरे पास अगर सबसे बढ़िया वर्ड्स हैं तो एक मूवी थी छिछोरे,
उसमें सुशांत सिंह राजपूत ने एक बहुत अच्छा डायलॉग बोला था। हालांकि वो निजी जिंदगी में अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पाए। वो एक अलग फैक्टर है, बट सर फिल्म जो होती है आपको एक दिशा देने के लिए होती है, हम लोग उसके पर्सनल नहीं। अगर उसने जो डायलॉग बोला था सर कि अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो सिलेक्शन होने वाले का जो रेशो है वो 0.1% से भी कम होता है, सिलेक्शन नहीं होने वाले का 99% रेशो होता है। तो उसने यही बोला कि सिलेक्शन होने पे बेटा तुमको ये दूंगा, सिलेक्शन होने पे बेटा ये दूंगा। कोई उसकी बात नहीं करता है कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या करूँगा। मुझे लगता है कि सिलेक्शन नहीं हो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर्डनेस पहले करवानी चाहिए। क्या करेंगे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ? सिलेक्शन नहीं हो सर, बहुत सारे ऑप्शन है। डॉक्टर नहीं बना, अगर नहीं डॉक्टर बन गया, एमबीबीएस उसने कर लिया जी, और वो नीट पीजी की हम चर्चा कर रहे हैं, और नीट पीजी नहीं हुआ उसको, तो उसके लिए क्या करना सर चाहिए? नीट पीजी नहीं हुआ तो भी बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूएसए में दे सकते हो, यूएसए जाके पीजी कर सकते हो। प्लैब एक ऑप्शन है जो कि यूके में जाके आप प्रैक्टिस सर कर हमारे सकते हो। भारत की परीक्षा पास नहीं कर पा रहा वो बच्चा अमेरिका सर, की सर इंग्लैंड कैसे अमेरिका कर लेगा? सर हमारे भारत के जो एग्जाम्स है नीट पीजी का वो टफेस्ट एग्जाम है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो। अमेरिका उससे- की सरल होती है, बिल्कुल सही बात, इंग्लैंड की भी सरल होती है, बिल्कुल सही है सर, वहाँ हो सकता है। बिल्कुल। जिसका यहाँ नहीं हुआ उसका वहाँ जिसका हो सकता है। यहाँ नहीं हुआ वहाँ पे आराम से हो सकता है सर, ऐसा कोई क्या बात मुश्किल है, नहीं ये तो आपने बहुत बड़ी बात बताई, देश के बहुत बड़ी बात सर। है, हमारे गौरव देश के का लिए जो कि- एजुकेशन सिस्टम है सबसे टफ है। अगर आप यहाँ के डॉक्टर हो ना तो आप सच मानिए आपसे बेहतरीन कोई डॉक्टर नहीं है। ये एक फैक्ट। एक तो ये आपने कहा कि यूएस असेंबली दे सकते हैं, पीजी इंग्लैंड के लिए दे सकते हैं, और इसके अलावा क्या ऑप्शन? इसके अलावा एमबीबीएस के बाद आप अपने स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं, कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ आपको स्किल कोर्सेज कराती है, जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजमेंट। फिर कुछ ओपन यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से आपको इकोकार्डियोग्राफी का कोर्सेज कराया जाता है। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन है सर, एक खाली नीट पीजी का ही ऑप्शन है। ऑफ कोर्स मतलब एमएससी एमडी करने के बजाय आप भी कुछ और भी कर सकते हैं। इसके अलावा सर डीएनबी का एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है आज की डेट में। डीएनबी क्या होता है? डीएनबी सर जैसे एमडी एमएस जो होता है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से होता है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। उसी तरह से कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके अंदर भी पीजी सीट्स होती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट वो महंगे होते होंगे? नहीं, महंगे नहीं होते सर, इतने महंगे नहीं होते, वो भी रिजनेबल कॉस्ट पे होते हैं। वहाँ पे भी आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। पीजी के अंदर सर कोई कोर्स महंगा नहीं होता है अगर आप ओवरऑल अगर देखें तो। और उसके बाद डीएनबी का एक स्पेशल फीचर है सर। डीएनबी का मतलब डिप्लोमेट इन ऑफ नेशनल बोर्ड। तो डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड का एग्रीमेंट बहुत सारी कंट्रीज के साथ है। तो आपका एमडीएमएस इंडिया में वैलिड है, लेकिन डीएनबी आपको मल्टीपल कंट्रीज में वैलिड है। तो आप वो डीएनबी कर सकते हैं बच्चों, मतलब पीडियाट्रिशियन बनना है तो डीएनबी पीडियाट्रिशियन बन सकते हैं, डीएनबी हार्ट वाले बन सकते हैं, डीएनबी हाँ सारा किडनी वाले बन सकते जो हैं। एमडी में अवेलेबल है वो डीएनबी में भी अवेलेबल है। बताते हैं डीएनबी परीक्षा ज़्यादा कठिन होती है? डीएनबी का फाइनल एग्ज़ाम जो होता है, एग्जिट लेवल जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा टफ होता है, क्योंकि उनको कई बार क्या होता है कि एक्सपोजर की कमी हो सकती है, कई बार ये हो सकता है कि उनका एग्ज़ाम पैटर्न बहुत डिफिकल्ट होता है। तो बहुत सारा, लेकिन अभी की तारीख में डीएनबी की तैयारी भी करवाते हैं? डीएनबी और एमडी की तैयारी सेम होती है जी हाँ। नीट के लिए, दोनों तो में ये डीएनबी हो गया। इसके अलावा और ऑप्शंस क्या हो सकते हैं कि क्या एमबीबीएस डॉक्टर को कुछ नौकरियां मिल सकती हैं फौज में या अस्पताल में या सरकारी अस्पतालों में? अभी हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अगर देखा जाए, जो अपार्ट फ्रॉम मेडिकल कॉलेजेस है, उसके अंदर मैक्सिमम जो पोस्टिंग होती है मेडिकल ऑफिसर के रूप में वो एमबीबीएस डॉक्टर्स ही होते हैं, जो सरकार के स्तर पे होते हाँ, हैं। बिल्कुल। ब्लॉक लेवल का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो डॉक्टर होता है वो एमबीबीएस ही होता है। एमबीबीएस ही होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उनको क्या तनख्वाह मिलती होगी? अच्छी तनख्वाह मिलती है सर। तनख्वाह के अलावा उनको उनका जो फील्ड में एक जो एक्सपर्टीज होता है, उनका काम होता है, एक्सपोजर मिल जाता है उनको बहुत बहुत अच्छा सारे, क्योंकि जब आप गांव में पोस्टेड होते जी हैं तो एक ही डॉक्टर सारा विशेषज्ञ होता है, उसको आंख भी देखना है, नाक भी देखना है, कान भी देखना है, गला भी देखना है, हार्ट भी देखना है, टांग भी टूट जाए तो उसको प्लास्टर चढ़ाना है। अब सर मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं अगर एमडी मेडिसिन हूँ, कोई कार्डियक फेलियर के साथ मेरे पास पेशेंट आया, मान लिया कार्डियोलॉजिस्ट हूँ मैं, कार्डियक फेलियर के साथ पेशेंट आया, मैंने उसको सेव कर दिया, उसका हार्ट अटैक ठीक कर दिया, एंजियोप्लास्टी कर दिया, जो भी कर दिया मैंने उसको ठीक कर दिया। मैंने अभी क्या किया, मेरे पास सुपर स्पेशलाइजेशन है, मैंने एक ही पेशेंट को ठीक किया। लेकिन अगर आप गांव में बैठे हुए मेडिकल ऑफिसर को अगर देखोगे, उसने गांव के स्तर पे सभी लोगों का अवेयरनेस प्रोग्राम, हमारे गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया के बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस अवेयरनेस प्रोग्राम, हाइपरटेंशन अवेयरनेस प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे। हाइपरटेंशन डे ही है आज तो। या बिल्कुल सही है। तो अगर वो हाइपरटेंशन अवेयरनेस प्रोग्राम में अगर जाके मास लेवल पे लोगों को अवेयर कर देते तो सोचिए वो एक पेशेंट भी नहीं आएगा, तो कितना बड़ा काम है। और वो बहुत सारे
डिफरेंट टाइप ऑफ मरीज देखता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट देखता है कि उसके पास छाले के भी आ रहे हैं, उल्टी दस्त के भी आ रहे हैं, बुखार के भी आ रहे हैं, चेचक के भी आ रहे हैं, हैजे के भी आ रहे हैं, टीबी के भी आ रहे हैं, सिगरेट पीने वाले भी आ रहे हैं, तंबाकू खाने वाले भी आ रहे हैं। तो एक उसको उसकी स्पेशलिटी हो जाती है और वो सब उसका हर चीज़ का वो जानकार हो जाता है। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर कमलेश पटेल, जो ब्रांच हेड हैं नवोदयन इंस्टीट्यूट के, जो बता रहे थे कि पीजी की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, नीट पीजी की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, अगर आप एमडी और एमएस करना चाहते हैं तो उसके गुरु मंत्र क्या हो सकते हैं, सक्सेस का फंडा क्या हो सकता है। और ये ही तैयारियों के मार्फत हम जो अभी आगामी 21 मई को जो परीक्षा होने जा रही है नीट पीजी की, उन सभी विद्यार्थियों को हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर कमलेश पटेल के टिप्स आपको काम आएंगे। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कर पाएंगे और उन सूत्रों के माध्यम से, उन फंडों के माध्यम से, उन गुरुमंत्र के माध्यम से आप सफल होंगे। हमारी यही शुभकामनाएं। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।